नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और हमारा टॉपिक होने वाला हिंदी प्रैक्टिस सेट। अपने नंबर काउंट करना, टोटल कितने नंबर बनते हैं और देखना अपनी हिंदी किस तरह से चल रही है, क्या और प्रैक्टिस सेट की जरूरत है या अपना सही ट्रैक पर आने लगी। तो शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है, अर्थात एकाक्षरी भाषा परिवार किस भाषा परिवार से संबंधित है। तो ये जो भाषा परिवार है चीनी भाषा परिवार से संबंधित है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, बड़माला में स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है। तो बड़माला में जो हमारे स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है ये होती है 25। बड़माला में स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है 25। अगर पूछा जाए स्पर्श व्यंजन कितने वर्ग में होते हैं, स्पर्श व्यंजन आपके 5 वर्ग में होते हैं। ठीक है, जबकि संख्या कितनी है स्पर्श व्यंजन की 25 और वर्ग अगर पूछा जाए कितने होते हैं तो 5 वर्ग में होते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं अब सिर्फ व्यंजन से कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं। तो व्यंजनों के 3 भेद होते हैं। ठीक है, या व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं तो 3 प्रकार होते हैं। व्यंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो व्यंजन को हम परतंत्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, परतंत्र भी व्यंजनों को बोला जाता है। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, संख्या का भेद नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा हमारा संख्या का भेद नहीं है। पहला दिया गया है आपका व्यक्तिवाचक, उसके बाद जातिवाचक, उसके बाद दिया गया है आपका निजवाचक और फिर आपका भाववाचक। तो संख्या का जो भेद नहीं माना जाता, कौन सा नहीं माना जाता, निजवाचक हमारा संख्या का भेद नहीं होता। तो निजवाचक क्या है, ये हमारा सर्वनाम का भेद होते हैं। संख्या के कितने भेद होते हैं तो संख्या के हमारे 5 भेद होते हैं। संख्या के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संख्या, जातिवाचक संख्या, उसके बाद दिया गया भाववाचक संख्या, अन्य में आ जाएगा द्रव्यवाचक संख्या, चौथा और पांचवा हो जाएगा हमारा समूहवाचक संख्या। संख्या के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, कौन सा शब्द पुरलिंग है। जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें कौन सा शब्द हमारा पुरलिंग है। पहला दिया गया है मंत्रणा, उसके बाद सभा, मंडली और न्याय। तो कौन सा शब्द पुरलिंग है, न्याय शब्द हमारा पुरलिंग शब्द। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। लड़के ने रमेश को मारा, इस वाक्य में लड़के हैं। लड़के ने रमेश को मारा, इस वाक्य में लड़के क्या है। क्या एक वचन है, क्या बहुवचन है, क्या द्विवचन है, क्या एक वचन और बहुवचन दोनों है। किस तरह से आप इसे एक्सप्लेन करोगे। तो लड़के ने रमेश को मारा, इसमें लड़के क्या हो जाएगा, एक वचन है, क्योंकि ये जो लड़के दिया गया है ये एक लड़के की बात है कि लड़के ने मारा। एक लड़का है उसमें लिखा गया लड़के ने मारा। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा एक वचन। लड़कों ने नहीं मारा, बहुत सारे नहीं है, अर्थात बहुवचन नहीं होगा। यहाँ क्या होगा, लड़के एक वचन में प्रयोग किया गया है। उसके बाद बात कर लेते हैं वचन से। वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या। वचन के हिंदी में कितने भेद होते हैं, हिंदी में होते हैं 2। संस्कृत में कितने भेद होते हैं, संस्कृत में होते हैं 3। वचन कैसे शब्द है, वचन हमारे विकारी शब्द होते हैं। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया हमारा, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है। अर्थात ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है इसके लेखक कौन है। तो ध्रुव स्वामिनी के लेखक है आपके जयशंकर प्रसाद। जबकि अन्य इनकी रचनाओं में कौन कौन सी आती है आपको पता है, आपको बहुत प्रसिद्ध है आंसू, लहर, आंसू, लहर, कामायनी और झरना। जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है आंसू, लहर, कामायनी, झरना, एक साथ बोलना। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं है। इससे अन्य रचनाओं में जो आती है आपको याद रखना है चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के साथ स्कंदगुप्त और अन्य नाम आता है अजात शत्रु।
अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, उसके बाद झरना, कामायनी, लहर और आंसू किसकी रचनाएं हैं? तो याद रखना जयशंकर प्रसाद की है। ठीक, उसके बाद इसमें जो आता है मनु भंडारी से बहुत सारे पूछी जाती है। ठीक है, मनु भंडारी की जो प्रसिद्ध रचनाएं जैसे अपना बंटी, कलवा, एक प्लेट सैलाब, ठीक है, ये किसकी है? मनु भंडारी की है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, इनमें से खेलने शब्द से बना विशेषण कौन सा है? खेलना शब्द से बना विशेषण कौन सा हमारा? तो खेलना शब्द से बना विशेषण होगा हमारा खिलाड़ी। खेलना शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? खिलाड़ी विशेषण बन जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला कौन कौन सा होता है? अकर्मक अर्थात बिना कर्म के। दूसरा होता है सकर्मक अर्थात कर्म के साथ। ठीक है, तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद है? 2 भेद दिए गए हैं, अकर्मक और सकर्मक। उसके बाद बात कर लेते हैं सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद होते हैं। पहला याद रखना एक कर्म और दूसरा आपको 2 कर्म, अर्थात एक कर्म और द्विकर्म के आधार पर आते हैं। पूछा है सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं। ठीक है, और पूछा है क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया के भी 2 भेद होते हैं। ठीक, क्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है धातु। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग है? कारक से क्वेश्चन है, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग किया गया है? किसने पढ़ाया? शिक्षक ने। अब ने किस में आता है? कर्ता, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है, कारक के बारे में, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। कारक कैसे शब्द है? ये हमारे अविकारी शब्द हैं। कारक को अन्य किस नाम से जानते हैं? कारक को परसर्ग भी बोलते हैं और कारक को विभक्ति भी बोलते हैं। ठीक, उसके बाद पूछा जाता है कि सर्वनाम में कारक के भेद कितने होते हैं? तो याद रखना सर्वनाम में कारक के 7 भेद हैं, जबकि संज्ञा में कारक के भेद, संज्ञा में कारक के 8 भेद माने गए हैं। एक व्यक्ति आते हैं, किशोरीदास वाजपेयी, इनके आधार पर कारकों के कितने भेद माने गए हैं? तो किशोरीदास वाजपेयी के आधार पर कारकों के 6 भेद माने गए हैं। ये कारकों से आने वाले क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है हमारा, निम्न में से कौन सा भूतकाल के भेद में नहीं आता? अर्थात 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें कौन सा हमारा भूतकाल का भेद नहीं दिया गया है? तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के हमारे 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है आपका सामान्य भूतकाल, दूसरा होता है आपका आसन्न भूतकाल, तीसरा होता है आपका पूर्ण भूतकाल, जब पूर्ण आएगा तो इसके साथ अपूर्ण भूतकाल भी हो जाएगा। कितने हो गए? 4 हो गए। उसके बाद क्या होता है आपका संदिग्ध भूतकाल होता है, और लास्ट हो जाता है आपका हेतु मध्य भूतकाल। अब देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं दिया गया है। देखो, अपूर्ण भी दिया गया है, आसन्न भी दिया गया है, सामान्य भी दिया गया है, दिया कौन सा नहीं गया है? तो बताना संभाव्य भूतकाल का भेद नहीं होता, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, काल से क्वेश्चन थे। काल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय। एक समय का पता चलता है, काल से टाइम का पता चलता है, अर्थात जो बीता हुआ, जो पास्ट, जो चल रहा है, जो आने वाला है। ठीक है, काल के कितने भेद होते हैं? तो बिल्कुल आसान है, काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है, काल से भी क्वेश्चन बनते हैं, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन है। अपने क्वेश्चन देखते चलो, कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो अपना कमजोर हो, जिससे क्वेश्चन गलत होने की संभावना हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11, कोहली द्वारा शतक लगाया गया इस वाक्य का कृतवाच्य में रूपांतरित वाक्य क्या होगा?
कोहली द्वारा शतक लगाया गया, इसका कृतवाच्य क्या बनेगा? कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है। देख लेते हैं जहां पर कर्ता की प्रधानता और ने का प्रयोग किया गया, तो कोहली ने शतक लगाया, ये क्या हो जाएगा हमारा? कृतवाच्य हो जाएगा, क्योंकि यहां किसकी प्रधानता हो जाएगी? कर्ता की प्रधानता हो जाएगी। ठीक है, याद रखना। अब वाच्य से क्वेश्चन, वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला आपका कृतवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा आपका भाववाच्य। वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बोलने का विषय, बोलने का विषय होता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या था? कोहली द्वारा शतक लगाया गया, इसका कृतवाच्य क्या बनेगा? तो बताना कोहली ने शतक लगाया, ये इसका कृतवाच्य बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, भला मैं क्या कर सकता हूं? वाक्य में भला शब्द है। भला मैं क्या कर सकता हूं? वाक्य में भला शब्द क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसी के आधार पर इसे चेक करना है। भला मैं क्या कर सकता हूं, इसमें भला क्या होगा हमारा? इसमें भला हमारा अव्यय हो जाएगा। भला मैं क्या कर सकता हूं में भला हमारा अव्यय हो जाएगा। अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के हमारे 4 भेद होते हैं। अव्यय कैसा शब्द है? ये हमारा अविकारी शब्द है। 4 भेद कौन से होते हैं? याद रखना बिल्कुल आपको, क्रिया, क्रिया विशेषण, दूसरा हो जाएगा संबंध बोधक, अन्य हो जाएगा समुच्चय बोधक, और लास्ट हो जाएगा हमारा चौथा विश्वनादि बोधक। विश्वनादि। ठीक है, तो अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के 4 भेद होते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया हमारा, देखो तीनों चीजें लिख दी यहां पर। क्या लिखा? पहले व्युत्पत्ति, उसके बाद रचना, फिर लिखा बनावट। तीनों का एक ही अर्थ है, व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर शब्द भेद बताने। व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर क्या बताने हैं? शब्द के भेद बताने। तो इसके आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका रूढ़ शब्द, दूसरा होता है योगरूढ़ शब्द, और तीसरा होता है आपका यौगिक शब्द। ठीक है, याद रखना। देखो व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर क्या पूछा गया है? शब्द के भेद पूछे। कितने होते हैं? 3 होते हैं, तीनों लिख लिए। उसके बाद होता कि रचना के आधार पर वाक्य भेद कितने होते हैं? तो वाक्य भेद भी 3 हो जाते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। तो रचना के आधार पर शब्द भेद आए या रचना के आधार पर वाक्य भेद आए। अगर शब्द भेद होते हैं तो रूढ़, यौगिक, योगरूढ़, और वाक्य भेद होते हैं तो सरल, संयुक्त और मिश्र होते हैं। होते 3 ही है रचना के आधार पर। उसका देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, अंबु किसका पर्यायवाची है? जो अंबु है हमारा दिया गया है, ये किसका पर्यायवाची है? तो अंबु जो पर्यायवाची है, ये हमारा बारी का पर्यायवाची है। ये हमारा बारी, पानी, उसके बाद सलील, तोय, उदक, अंबु, अन्य सब जो पर्यायवाची है जीवन, अमृत, पय, और होता महत्वपूर्ण मेघ, पुष्प। ठीक है, तो अंबु हमारा किसका पर्यायवाची? ये हमारा जल का पर्यायवाची है। ये सारे जो पर्यायवाची दिए गए हैं सब हमारे जल के पर्यायवाची थे। तो जल के पर्यायवाची याद रखना। अन्य में नीर भी हो जाएगा, अगर बात कर लेते, आसान है तो पता ही होगा। नीर किसका पर्यायवाची? हमारा जल का ही पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो ये जो हमारे सब अंबु, बारी, पानी, नीर, मेघ, पुष्प, अमृत, पय, जीवन, उदक, अंबु, तोय और सलील सब किसके पर्यायवाची? हमारे जल के पर्यायवाची है। तो अंबु किसका पर्यायवाची हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जबकि कमल के सबसे ज्यादा पर्यायवाची होते हैं, जैसे कज, पंकज, जलज, नीरज, सरोज, अंबुज, पुंडरिक, सतदल, कोकनंद, अरविंद सब किसके पर्यायवाची है? हमारे कमल के पर्यायवाची। कमल के पर्यायवाची सबसे ज्यादा पूछे गए हैं आज तक के पेपरों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, मास कंजप्शन का हिंदी पर्याय कौन सा होगा, या मास कंजप्शन का हिंदी जो अर्थ होगा क्या होगा, तो हिंदी अर्थ होगा इसका व्यापक उपभोग। ठीक, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया हमारा, इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी शब्द नहीं है। पहला दिया गया सूर्य, उसके बाद सूर्य का सारथी, उसके बाद कुमकुम और उसके बाद बिंबा फल। तो जो अरुण का समानार्थी शब्द नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा, बिंबा फल अरुण का समानार्थी शब्द नहीं है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया हमारा, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसे क्या कहते हैं, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। जो आशा से परे हो उसे बोलते हैं आशातीत। आशातीत क्या मतलब, आशा से परे, आशातीत। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। ठीक है, और जिसकी पहले से आशा हो उसे कहते हैं प्रत्याशित। तो सारे शब्द का अर्थ याद रखना। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुने। पहला दिया गया है अंधे की लकड़ी, उसके बाद दूसरा 9 2 11 होना, गले पड़ना, अधजल गगरी छलकत जाए। अंधे की लकड़ी का अर्थ होता है एकमात्र सहारा, ये हमारा मुहावरा है। गले पड़ना, पीछे ही पड़ जाना, 9 2 11 हो जाना, भाग जाना, अधजल गगरी छलकत जाए, कम ज्ञान का दिखावा करना। तो इसमें जो हमारा लोकोक्ति हो जाएगा, पहले तो आपको ये याद रखना कि लोकोक्ति कौन सी भाषा का शब्द है। लोकोक्ति हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है। और लोकोक्ति जो होती है क्या होती है, ये एक पूर्ण वाक्य होती है। ठीक है, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, जबकि मुहावरा वाक्य का अंश होता है। लोकोक्ति कौन सी भाषा का है, तो लोकोक्ति हमारा संस्कृत भाषा का है, जबकि मुहावरा हमारा अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, याद रखना। इसमें जो हमारी लोकोक्ति है, अधजल गगरी छलकत जाए, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है कि आप उपन्यास के लिए मनोहर श्याम जोशी को कब साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो किस उपन्यास के लिए, उपन्यास का नाम याद रखना कि आप उपन्यास के लिए मनोहर श्याम जोशी को कब साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इन्हें किया गया था 2005 में। ठीक है, याद रखना। मनोहर श्याम जोशी के अन्य उपन्यास से इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं जो आती हैं, याद रखना, कौन हूं मैं, उसके बाद टाटा प्रोफेसर, कौन हूं मैं, टाटा प्रोफेसर, उसके बाद कुरु कुरु स्वाहा, और लास्ट जो आती है कसब। ठीक है, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है, कसब, कुरु कुरु स्वाहा, टाटा प्रोफेसर और कौन हूं मैं। और जो इन्हें साहित्य पुरस्कार मिला है, किसके लिए मिला है, कि आप उपन्यास के लिए इन्हें साहित्य पुरस्कार दिया गया था। बात कर लेते साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी, 1954 में की गई थी। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया हमारा, पराजय में उपसर्ग क्या होगा। पराजय में जो हमारा उपसर्ग होगा, इसमें होगा परा। ठीक है, अब बात कर लेते उपसर्ग। उपसर्ग हमारे अविकारी शब्द होते हैं और शब्द के पहले लगते हैं और उनका अर्थ बदल देते हैं। उपसर्ग के भेद कितने होते हैं, तो उपसर्ग के 3 भेद होते हैं, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो परा उपसर्ग है, ये कौन सी भाषा का उपसर्ग है, ये हमारा संस्कृत भाषा का। देखो, परा उपसर्ग भी और परि उपसर्ग भी, दोनों को एक साथ याद रखना। परा और परि दोनों उपसर्ग कौन सी भाषा के, हमारे संस्कृत भाषा के उपसर्ग हैं। संस्कृत भाषा के अन्य उपसर्ग भी होते हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब संस्कृत के अन्य उपसर्ग कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे हो जाएगा हमारा प्रति, उसके बाद प्र, दुर, दुस, जितने भी हलंत वाले होते हैं, जितने भी हलंत वाले उपसर्ग होते हैं हमारे, सब संस्कृत के होते हैं। उसके बाद अति, अधि,
एक आएगा आ, अनु। ये हमारे महत्वपूर्ण उपसर्ग है, कौन सी भाषा के? संस्कृत भाषा के हैं, ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया हमारा, हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं? ये परिभाषा पूछी गई है, आप बताओ किसकी परिभाषा है? क्वेश्चन नंबर 21 बताना है आपको। हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? तो शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को बोलते हैं परसर्ग। जो हमारे कारक चिन्ह होते हैं, कारक चिन्ह को क्या बोलते हैं? परसर्ग बोलते हैं, ठीक। ये हमारे संज्ञा सर्वनाम को अन्य शब्दों के साथ जोड़ने का कार्य करते हैं, उसे हम कारक कहते हैं। लेकिन यह कारक ना लिख के क्या लिखा गया? परसर्ग लिख दिया, और संज्ञा के स्थान पे क्या लिख दिया? हिंदी में शब्द के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? परसर्ग कहते हैं, अर्थात कारक कहते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? किस समास में आपके उपसर्ग आते हैं? तो हमारे अव्ययभाव समास में उपसर्ग आते हैं। और कौन कौन से उपसर्ग आते हैं? जैसे हमारा प्रति, आ, अनु, यथा, यावत, हर, भर, डर, नी, बे। ये सब उपसर्ग आते हैं हमारे अव्ययभाव समास में, ठीक है। तो उपसर्ग का प्रयोग किसमें किया जाता है? अव्ययभाव समास में। उसके बाद अव्ययभाव समास का कौन सा पद प्रधान होता है? तो पूर्व पद प्रधान होता है। उसके बाद समास जो होते हैं हमारे, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेपीकरण करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट एक गिव अवे है आपके लिए, आपको बताना है, आपको यह बताना है कि हिंदी में समास कितने होते हैं? पहला। दूसरा आपका संस्कृत में समास कितने होते हैं? दोनों में अलग अलग होते हैं, आपको बताना है हिंदी में समास के भेद और संस्कृत में समास के भेद, ठीक है। इससे पहले मैं कई प्रैक्टिस सेट में करा चुका हूं, समास के हिंदी में कितने और संस्कृत में कितने, ये आपसे गिव अवे पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें दिया गया आपका पल्लव के रचयिता हैं, अर्थात पल्लव के रचयिता कौन हैं? तो पल्लव के जो हमारे रचयिता हैं ये आपके सुमित्रानंदन पंत है, ठीक है, याद रखना। सुमित्रानंदन पंत को किस नाम से जाना जाता है? प्रकृति के सुकुमार कवि। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे बोला जाता है? तो बोला जाता है सुमित्रानंदन पंत को। अन्य उपनाम इनका, इन्हें मोती के नाम से भी जाना जाता है। महत्वपूर्ण रचनाएं जो आती हैं इनकी, ग्रंथि, ग्रंथि, उसके बाद गुंजन, युगांत, और जो प्रसिद्ध होती है काला और बूढ़ा चांद। ये किसकी रचनाएं हैं? तो याद रखना ये आपकी सुमित्रानंदन पंत की है। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि और मोती के नाम से सुमित्रानंदन पंत को जाना जाता है, ठीक। उसका चिदंबरा के लिए आपको पता है इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ठीक। इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाओं में चिदंबरा भी आ जाती है, ग्रंथि, गुंजन, युगांत और काला और बूढ़ा चांद, अन्य रचनाएं याद रखना। उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका उपनाम निराला है। अन्य नाम क्या है इनका? अन्य इन्हें महाप्राण के नाम से जाना जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का अन्य नाम, एक तो निराला खुद है और दूसरा महाप्राण है। मुंशी प्रेमचंद्र को कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, कहानी का सम्राट, उपन्यास सम्राट, ये सब किसके नाम है? मुंशी प्रेमचंद्र के नाम है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25।
क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया हमारा, शुद्ध वाक्य पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 25 में आपकी राय से यह काम जरूरी है। वहां मिष्ठान की बड़ी दुकान है। भारत कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक फैला है। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली। इसमें क्या बताना है? शुद्ध वाक्य बताना है। तो पहले तो कश्मीर गलत है, सी गलत हो जाएगा। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या है? आपकी राय से यह काम जरूरी है, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। वहां मिष्ठान की बड़ी दुकान है, ठीक है। और मिष्ठान शुद्ध लिखा है, मिष्ठान नहीं होता, मिष्ठानन होता है। आपको याद रखना है जो शुद्ध वर्तनी में आए तो। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, निम्नलिखित या निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इनमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? पहला दिया गया है ललायित, ललायित, लालित और ललायित। तो जो हमारा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है इसमें हो जाएगा हमारा ललायित होता है, पूरा आता है ला ला और इत हो जाता है, ठीक है। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है। इसमें देखो, इसमें जो लिखा गया है पूरा नाम याद रखना है इसका, विभावनु, व्यभिचारी, संयोगाद, सन्निष्पत्ति, सन्निष्पत्ति को प्रतिपादित किया है। अर्थात ये जो पूरा वाक्य किसके द्वारा बोला गया है? तो ये वाक्य बोला गया आपका भरत मुनि द्वारा। और भरत मुनि के आधार पर रसों की संख्या कितनी है? तो भरत मुनि के आधार पर रसों की 8 संख्या है। और भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो नाट्य शास्त्र भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना है, ठीक है। याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, पूछा गया है छंद के कितने भेद होते हैं? तो याद रखना, छंद के 3 भेद होते हैं, ठीक है। एसआई में छंद आ सकते हैं, बाकी अन्य किसी पेपर में छंद नहीं आएंगे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन सा अलंकार का भेद नहीं है? शब्द अलंकार होते हैं जो शब्दों पर आधारित होते हैं, छंद अलंकार कुछ नहीं होते, अर्थ अलंकार होते हैं जो अर्थों पर आधारित होते हैं, उभयलिंग अलंकार होते हैं, उभयलिंग अलंकार या उभय अलंकार, ये भी याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कौन सा भेद नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा, छंद अलंकार अलंकार का भेद नहीं होते। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक माने जाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा दिया गया है, निम्न में से किन शब्दों में वर्तनी शुद्ध दी गई है? अर्थात कौन सी वर्तनी हमारी शुद्ध है? पहले लिखा है अनुग्रहित, उसके बाद अनुदित, उसके बाद ए और बी दोनों सही है, और उसके बाद ईश्वर। तो ईश्वर तो आपका गलत हो जाएगा, अब शुद्ध होना था, अर्थात ऑप्शन नंबर डी तो होना नहीं। अब देखो, अनुग्रहित सही लिखा है और अनुदित सही लिखा है, क्या दोनों सही है या एक सही है? तो इसमें लिखा गया अनुग्रहित और अनुदित दोनों शब्द सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित या निम्न में से कौन सी कृति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? पहले तो याद रखना कि ये जो अमृत राय है ये मुंशी प्रेमचंद के सबसे छोटे बेटे थे, और इनके द्वारा मुंशी प्रेमचंद की जीवनी लिखी गई है, और जीवनी का नाम क्या है? प्रेमचंद कलम का सिपाही, ठीक है। कलम का सिपाही, जो प्रेमचंद कलम का सिपाही है, किसके द्वारा जीवनी लिखी गई है? तो कहना अमृत राय, जो मुंशी प्रेमचंद के सबसे छोटे पुत्र थे, और इसके लिए इन्हें 1963 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा दिया गया है,
निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का सही विकल्प है। अध्यादेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो। अब आपने अगर पॉलिटी पढ़ी होगी तो अध्यादेश पढ़ा होगा, जो हमारा अध्यादेश होता है, ठीक है। कुछ समय के लिए जारी किया गया आदेश क्या होता है, हमारा अध्यादेश होता है। अर्थात इसका जो आंसर हो जाएगा, आदेश जो एक निश्चित अवधि के लिए दिया है उसे कहते हैं अध्यादेश। अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसके पास होता है, तो आर्टिकल 123 के तहत तो हमारे राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जारी करते हैं। उसके बाद आर्टिकल 213 के अंतर्गत हमारे राज्य में गवर्नर अध्यादेश जारी करते हैं। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति दो के पास है, एक तो हमारे राष्ट्रपति और दूसरे हमारे गवर्नर। अब आपसे जो गिव अवे पूछा जाएगा, आपको ये बताना है जब अध्यादेश से क्वेश्चन है कि अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है। अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है, पहला क्वेश्चन तो ये है। गिव अवे आज का हिंदी में है लेकिन जीएस से पूछ लिया क्योंकि अध्यादेश आया। दूसरा आपको ये बताना है कि अध्यादेश का प्रावधान हमने किस देश के संविधान से लिया है। दो गिव अवे आपके लिए, हिंदी का प्रैक्टिस सेट था लेकिन हमने ये आपका जीएस के दो क्वेश्चन पूछे। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।